नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में एक और केस हम डिकोड करेंगे जो क्रिमिनोलॉजी एंड वाइट कॉलर क्राइम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हस्कोट वर्सेस स्टेट राइट टू लीगल एड। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक ऐसा लैंडमार्क 1978 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एलएलबी, क्लैट पीजी और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, माधव हयावदन राव होस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस सिर्फ एक सिंपल क्रिमिनल फॉर्जरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडियन लीगल सिस्टम में प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट्स का लिटरली एक फाउंडेशनल पिलर है। तो फटाफट अपने नोट्स निकाल लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिकोड दिस एंटायर जजमेंट स्टेप बाय स्टेप, और वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में। आज की इस क्विक 5 मिनट प्री एग्जाम रिवीजन मास्टर क्लास में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं। पहले हम पूरी क्रोनोलॉजिकल स्टोरी समझेंगे, फिर हम लीगल प्रोविजंस, मेन इश्यूज और एविडेंस पर जंप करेंगे। उसके बाद विल लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सुप्रीम कोर्ट्स रीजनिंग और उनका फाइनल जजमेंट। और हाँ, एंड तक रुकना, क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। साउंड्स गुड? लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। आई कॉल दिस पार्ट द केस ऑफ द काउंटरफिट डिग्रीज। इट्स एक्चुअली क्वाइट अ बिजार स्टोरी। इस केस का प्रेमिस किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, जहां एक हाईली एजुकेटेड यूनिवर्सिटी रीडर फेक डिग्रीज बनाने के इलीगल चक्कर में बुरी तरह फंस जाता है। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के बीच का एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाता है। डायरेक्टली पुट, ये केस आर्टिकल 21 और फ्री लीगल एड के कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करता है। चलिए अब इसको एक क्रोनोलॉजिकल स्टोरी की तरह देखते हैं। 1970s की बात है। डॉक्टर हॉस्कोट, जो उस वक्त सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एक रीडर थे, उन्होंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी की फेक एम्बॉसिंग सील्स बनवाने की कोशिश की ताकि वो आराम से बोगस डिग्रीज बना सकें। लेकिन बॉम्बे के एक बहुत क्लेवर ब्लॉक मेकर थे मिस्टर दाभोलकर, जिन्होंने इस प्लान को भाप लिया और चुपचाप पुलिस को टिप ऑफ दे दिया। अब ट्विस्ट देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें गिल्टी तो माना, पर हैरानी की बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक दिन की सजा दी, लाइक लिटरली सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली स्टेट ने इस पर अपील की और नवंबर 1973 में हाई कोर्ट ने इस सॉफ्ट सेंटेंस को स्ट्रांगली बढ़ाकर 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दिया। डॉक्टर हॉस्कोट को जेल भेज दिया गया। पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ट्राई किया तो पता चला कि जेल अथॉरिटीज ने उन्हें हाई कोर्ट जजमेंट की कॉपी दी ही नहीं थी, और इसी नेग्लिजेंट डिले की वजह से उनका केस सीधा 1978 में जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। स्टोरी तो समझ आ गई। अब थोड़ा लीगली टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट लॉ क्या कहता है इस सिचुएशन में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आईपीसी के अंडर फॉर्जरी और चीटिंग के टिपिकल चार्जेस थे, सेक्शंस 417, 467, 468 और 471। पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको याद रखना है, द मोस्ट क्रूशियल लिंक, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 363। ये सेक्शन बेसिकली एक अक्यूज्ड को उसके जजमेंट की फ्री कॉपी मांगने का राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस सेक्शन 363 को सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 39A यानी फ्री लीगल एड और आर्टिकल 142 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्जैक्टली कोर लीगल इशू क्या था? बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या एक कैदी को फ्री जजमेंट कॉपी मिलना, और अगर वो अफोर्ड ना कर पाए तो उसको फ्री लीगल एड मिलना, क्या ये सब आर्टिकल 21 के फेयर प्रोसीजर का एक इम्प्लिसिट यानी हिडन हिस्सा है? सोचिए जरा, क्योंकि अगर जेल ऑफिशियल्स ही जजमेंट की कॉपी रोक लेंगे तो एक कैदी अपील कैसे करेगा? हिज राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज कंप्लीटली जेपरडाइज्ड, राइट? अब जब कोर क्वेश्चन सेट हो गया है तो देखते हैं दोनों साइड्स ने अपनी बात कैसे रखी और किस तरह के एविडेंसेस यूज हुए। जस्ट फॉर क्विक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यहाँ डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का फर्क थोड़ा समझना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन का केस काफी स्ट्रांग था क्योंकि उनके पास सॉलिड डायरेक्ट एविडेंस था। उनके पास उस ब्लॉक मेकर दाभोलकर की डायरेक्ट टेस्टिमनी थी, जिसके पास हॉस्कोट फेक सील्स बनवाने गए थे। ये डायरेक्ट है। इसके अलावा कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे, जैसे हॉस्कोट के सराउंडिंग सस्पिशियस एक्शंस और उनके पास से मिली हुई कुछ फॉर्ज्ड ऑथराइजेशन लेटर्स। अब सेंटेंसिंग पर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उन्हें देखिए। ट्रायल कोर्ट का लॉजिक क्या था? उनका मानना था कि होस्कोट एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, इसलिए थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए, एंड बूम, इसलिए सिर्फ एक दिन की सजा। लेकिन स्टेट का आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर और लॉजिकल था।
उन्होंने कहा कि बॉस ये एक वाइट कॉलर क्राइम है। जब एजुकेटेड और प्रिविलेज्ड लोग सोसाइटी को चीट करते हैं ना, तो सोसाइटी को और भी ज्यादा खतरा होता है। इसलिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। और हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली स्टेट के इस स्ट्रिक्ट आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल सही माना। सो आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस हो गए। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द सुप्रीम कोर्ट्स रीजनिंग। पर वेट, अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें गंगा एजुकेशन को राइट नाउ। चलिए वापस आते हैं। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर इस बेंच को लीड कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत क्लियर बोल्ड स्टैंड लिया। उन्होंने फेमसली कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों। उन्होंने यहाँ स्ट्रिक्टली मनेका गांधी केस का वो लैंडमार्क प्रेसिडेंट अप्लाई किया जो सिखाता है कि कोई भी प्रोसीजर आर्बिट्ररी, फैंसीफुल या अनफेयर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने मेंस के आंसर्स लिखते वक्त ये कनेक्शन आपको जरूर याद रखना है। कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। कोर्ट ने इफेक्टिवली एक्सप्लेन किया कि राइट ऑफ अपील ना किसी भी सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम का एकदम बेसिक हिस्सा है। अगर कोई जेलर रैंडमली आपके जजमेंट की कॉपी रोक लेता है तो वो टेक्निकली सीधे सीधे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगर प्रिजनर टाइम पर अपील ही नहीं कर पाएगा तो जस्टिस कैसे मिलेगा उसे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फेयर प्रोसीजर का एक्चुअल मतलब है कि इंडिजेंट यानी गरीब प्रिजनर्स को फ्री लीगल सर्विसेज मिलनी ही चाहिए, ताकि एविडेंस और कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस के चक्रव्यूह में उन्हें क्वालिफाइड प्रोफेशनल हेल्प मिल सके। और सबसे बड़ी बात क्या थी? कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इस असाइंड लॉयर की फीस कैदी नहीं बल्कि स्टेट को पे करनी होगी। दैट्स ह्यूज। और उस ट्रायल कोर्ट की एक दिन वाली सजा का क्या? ओह, कोर्ट ने इसे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। जस्टिस आयर ने एक बहुत फेमस लाइन बोली, द सॉफ्ट जस्टिस सिंड्रोम विजावीज व्हाइट कॉलर ऑफेंडर्स स्कैंडलाइजेज द कोर्ट, जिसका बेसिकली मतलब है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स या हाईली एजुकेटेड क्रिमिनल्स के साथ ये जो सॉफ्ट सेंटेंसिंग वाला बिहेवियर है, ये एक्चुअल सोशल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। सोसाइटी के लिए ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स ज्यादा डेंजरस होते हैं और इन क्रिमिनल्स को कॉडल करना या उनके साथ ओवर लीनियंसी दिखाना बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऑलराइट, इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के बाद आखिर फाइनल फैसला क्या आया? लेट्स चेक आउट द फाइनल जजमेंट एंड इट्स मैसिव इम्पैक्ट। सो फाइनल वर्डिक्ट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग फॉर डॉक्टर हॉस्कॉट। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली उनकी स्पेशल लीव पिटिशन को मेरिट्स पर डिसमिस कर दिया, यानी उनकी 3 साल की सजा बरकरार रही, क्योंकि फॉर्जरी का क्राइम फैक्ट्स और एविडेंस से कंप्लीटली प्रूव हो चुका था, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन कोर्ट ने पिटिशन फाइल करने में जो इतने सालों का लंबा डिले हुआ था ना, उसे ऑफिशियली कंडोन कर दिया, मतलब माफ कर दिया, क्योंकि एविडेंटली ये डिले हॉस्कॉट की गलती नहीं थी बल्कि प्योरली जेल अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से था। पार इस केस की रियल जीत डॉक्टर हॉस्कॉट के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के लिए थी। कोर्ट ने आगे आने वाले सभी केसेस के लिए 5 क्लियर डॉक्ट्रिन्स या रूल्स सेट कर दिए जो पूरे देश के जेल अथॉरिटीज के लिए बाइंडिंग लॉ बन गए। देखिए, नंबर 1, सेंटेंसिंग के वक्त कोर्ट फ्री ट्रांसक्रिप्ट देगी। नंबर 2, वो जजमेंट की कॉपी ऑफिशियली प्रिजनर को डिलीवर होगी और उसकी रिटन एक्नॉलेजमेंट भी ली जाएगी। नंबर 3, जेल ऑफिशियल्स अब अपील फाइल करने में हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें रोकना बंद करेंगे। नंबर 4, हर जरूरतमंद कैदी को कॉम्पिटेंट लॉयर असाइन किया जाएगा। और नंबर 5, एज वी डिस्कस्ड, उस असाइंड लॉयर को स्टेट पे करेगा। ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है कि राइट टू काउंसिल अब सिर्फ एक वीक परमिसिव राइट नहीं रह गया है, बल्कि प्रिजन सिचुएशंस में आर्टिकल 21 के अंडर ये एक पेरेम्पटरी राइट यानी एक एब्सोल्यूट अनकंडीशनल राइट बन गया है। इस जजमेंट ने फाइनली आर्टिकल 39A की इक्वल जस्टिस वाली थियोरेटिकल आइडिया को हमारे प्रैक्टिकल प्रोसीजरल लॉ में स्मूथली इंटीग्रेट कर दिया और जेल एडमिनिस्ट्रेटर्स पर स्ट्रिक्ट चेक्स लगा दिए। ओके, अब अपना प्रोफेसर मोड ऑन करते हैं। लेट्स डू अ क्विक क्रिटिकल एनालिसिस और उसके बाद लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। एक बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। इस जजमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ डेफिनेटली ये है कि इसने फ्री लीगल एड को पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और जेल अथॉरिटीज के अब्यूज ऑफ पावर पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाया। पर अगर वीकनेस की बात करें तो क्रिटिक्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि इतने बड़े फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के बावजूद पर्सनली हॉस्कॉट को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट ने आर्टिकल 136 जो स्पेशल लीव टू अपील की पावर देता है उसकी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को ही मेंटेन रखा और एक्चुअल सेंटेंस को ऑल्टर नहीं किया। प्रो एग्जाम टिप फॉर यू गाइज, अपने मेंस या सब्जेक्टिव पेपर्स में हमेशा हॉस्कॉट केस को एक ट्राइंगल के रूप में फ्रेम करके लिखिएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A और सेक्शन 363 ऑफ CRPC। यू विल डेफिनेटली फेच हायर मार्क्स फॉर दिस। चलिए अब आपकी क्विक नॉलेज टेस्ट करते हैं।
MCQ 1. Under the Hoscott case, the right to legal aid is considered implicit under which articles? Options हैं A. 14 and 19, B. 21 and 39A, C. 20 and 22 या D. 32 and 226. ध्यान से सोचिए और दिमाग लगाइए. Yes, absolutely correct. The answer is B. Article 21 and 39A. Great. Now MCQ number 2. The Supreme Court criticized the trial court in this case primarily for which approach? क्या reason था उस गुस्से का? Options: A. Soft justice syndrome, B. Overly harsh sentencing, C. Ignorance of evidence या D. Delay in trial. अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो it's a piece of cake. The correct answer is A. Soft justice syndrome. सिंपल सी बात, पढ़े लिखे क्रिमिनल्स के साथ लीनियंसी नहीं. और फाइनली ये रहा आपका मेंस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. Discuss how the doctrine of fair procedure, established in Maneka Gandhi, was practically applied to prisoners' rights in Hoscott v. State of Maharashtra. ये एक्चुअल में एक ब्रिलियंट फ्रेमिंग है जिसमें दोनों लैंडमार्क केसेस ब्यूटीफुली इंटीग्रेट होते हैं. आप इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए. आई विल पर्सनली रीड एंड रिव्यू देम. तो ऐसे ही पढ़ाते रहिए, रिवाइज करते रहिए. लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें. यहाँ लॉ समझाया जाता है. मिलते हैं अगले लैंडमार्क केस एक्सप्लेनर के साथ. इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद. यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें.